हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलविन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आपको पता है जैसे कि हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम इंग्लिश का पेपर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज उस सीरीज में हम सेक्शन नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि है हमारा राइटिंग स्किल। देखो, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जो बच्चे अगर राइटिंग स्किल छोड़ते हैं वो बच्चे मोस्टली इंग्लिश में मार्क्स बहुत कम स्कोर करते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि राइटिंग स्किल को भी 16 मार्क्स होते हैं एंड राइटिंग स्किल में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपका पूरा राइटिंग स्किल सही नहीं भी रहा बट अगर आपने कुछ कुछ चीजें मेंशन कर दी जो कि इजीली क्वेश्चंस में अवेलेबल होती है, वो चीजें अगर आपने मेंशन कर दी तो भी आपको मार्क्स मिल जाते। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि भाई, और कुछ लिखो या नहीं लिखो, राइटिंग स्किल को फोड़ के आओ, राइटिंग स्किल करके आओ। तो देखो, हमें आती तो बहुत सारी राइटिंग स्किल्स है बट ऑप्शंस में आती है। हमें सारी राइटिंग स्किल्स नहीं करनी है, हमें कुछ राइटिंग स्किल्स में ऐसे करनी है जिनमें हमारा पकड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पकड़ होना चाहिए। देखो, सारी कर लोगे, सारी समझ लोगे, सारी पढ़ लोगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं बचने वाला है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लो। बट अगर आप उन्हीं राइटिंग स्किल्स को कुछ परफेक्ट परफेक्ट राइटिंग स्किल्स आप कर लोगे अगर, तो आपके पास टाइम भी बचेगा उनको आपको प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर हुआ? मैं वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे सारे राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट तो अपलोड अपलोड कर दे रहा हूँ, बट मैं वीडियो में सारे राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं वो इंपॉर्टेंट आने वाले सभी राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? तो अभी देखो, आपको सबसे फर्स्ट मैं हर एक इसमें बताने वाला हूँ कि कौन से इसमें आप क्या राइटिंग स्किल्स में क्या क्या चीजें आप कंफर्म कर लो, कौन कौन राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स आप पक्के कर लो जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स के मार्क्स कट ना हो। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? तो अभी देखो, आप सभी को दिख रहा होगा राइटिंग स्किल का फॉर्मेट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे हाँ कि ना? तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए में अगेन 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे? 3 क्वेश्चन आते हैं। जिसमें से सबसे फर्स्ट है जिसमें से सबसे फर्स्ट है हमारा वर्चुअल मैसेज। देखो, वर्चुअल मैसेज होता क्या है? देखो, वर्चुअल मैसेज कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। वर्चुअल मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपका होता है क्या? आप जो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर नॉर्मली जो बातें करते हो ना, वही चीजें हैं आपकी वर्चुअल मैसेज। बट इसमें आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? फॉर्मेट में लिखना होता है। तो देखो, वर्चुअल मैसेज में जब आप पेपर में लिखोगे तो सबसे पहले फॉर्मेट में आपको होगा हेडिंग। आपने हेडिंग लिखा, उसके बाद में फ्रॉम फ्रॉम यानी अगेन वही लेटर सामान होगा कि जिसमें आप अपने भेजने वाले का एड्रेस। देन टू टू में जिसको आप भेजने वाले हो उसका एड्रेस आएगा। डेट में जब आप भेज रहे हो, और टाइम। देखो, लेटर में जनरली होता कहते हैं कि आप टाइम मेंशन नहीं करते थे, बट वर्चुअल मैसेजेस में आप क्या करोगे? टाइम मेंशन करोगे। फिर आपका मैसेज बॉडी आ जाएगा। उसके बाद में मैसेज बॉडी में जो भी मतलब अगर क्या बोलते हैं, सपोज आपके अटेंडेंस के लिए है तो रीजन फॉर नॉट अटेंडिंग, मतलब आप रीजन उसमें एक्सप्लेन करो क्यों। अगर किसी चीज को अपोलॉजी करना है तो, या फिर किसी चीज के एक्सप्लेनेशन देना है, इमरजेंसी हो गया या कनेक्टिविटी इश्यूज हो गया या फिर फ्यूचर प्लान्स या फिर रिक्वेस्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे अगर टॉपिक्स आता है, आपका क्या टॉपिक गिवन है उस हिसाब से आपको मैसेज बॉडी फ्रेम करनी होती है। क्लियर हुआ? देन लास्ट में आपकी आती है, सॉरी, उसके बाद में आपकी आती है एक एंडिंग लाइन। आपको एक एंडिंग लाइन से वो मैसेज एंड करना होता है। देन उसके बाद में आता है आपका सेंडर्स एड्रेस। सर, ये एंडिंग लाइन क्या है, ये सेंडर्स एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या आप ये हमें बताएंगे? जी हाँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। एक बार आपको फॉर्मेट समझ में आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। क्लियर हुआ? वर्चुअल वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट आपको समझ में आया? हाँ कि ना? चलो, अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड फॉर्मेट जो कि है। सेकंड फॉर्मेट है, अब फॉर्मेट है हमारा ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन में सर हमें क्या करना होता है? देखो, ये दोनों आता तो एक ही ऑप्शन में है बट आप दोनों को प्रैक्टिस कर लो। क्या पता, क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है कि कभी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऑप्शंस में चला जाता है। मतलब जैसे सपोज ये A1 का था, वो ए का था, वो बी में चला गया, या बी का सी में चला गया, सी का ए में आ गया, तो ये जो ऊपर नीचे हो जाती है। तो कुछ आप राइटिंग स्किल्स कंफर्म कर लो। तो देखो, ग्रुप डिस्कशन बहुत इजी है, जीडी बहुत इजी है। और जीडी, देखो जीडी आई थिंक आप लोगों को सभी को जीडी आना चाहिए। आप में से बहुत से बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें आपको जब आप एसएसबी के लिए जाते हो तो आपको जीडी पूछी जाती है। तो इसलिए आई थिंक जीडी सभी को आनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो अभी देखो, जीडी में आपको फॉर्मेट क्या होता है। जीडी में सबसे बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है आपका। जस्ट आपको एक टाइटल लिखना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैंने एग्जांपल के लिए मैंने ये टाइटल यूज किया।
बट आपको टाइटल जनरली क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो आपको जो टाइटल है वो टाइटल लेना है। देन पार्टिसिपेशन 1 यानी आपको कोई भी 2 या 4 जनों का पार्टिसिपेशन का क्या बोलते हैं आपको नाम ले लेना है। मोस्टली 4 जनों में होता है जीडी या फिर 2 जनों में होता है। क्लियर हुआ? देन पहले का ओपिनियन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या हो, वो पहला पहला जो पार्टिसिपेशन है उसका इंट्रोडक्शन करना, उसका ओपिनियन करना। देन सेकंड का उसपे सपोर्टिंग है, यानी सेकंड उसको उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू को वो सपोर्ट कर रहा है या फिर उसको काउंटर व्यू कर रहा है, ये आपको अपने फ्रेम में लिखना है। ऐसे ही आपको कम से कम तो भी 10 लाइन लिखने, मतलब 10 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। कितने सेंटेंस बोला मैंने? 10 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? उसके बाद में आपका आ जाता है, क्लियर हो गया? अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी फॉर्म। इसमें आपको ईमेल राइटिंग आती है। देखो मोस्टली बच्चे प्रैक्टिस करते हैं लेटर राइटिंग की, बट ध्यान रखिएगा लेटर राइटिंग पिछले 3-4 सालों से पूछी ही नहीं गई है। आपको मोस्टली जो है वो लिखना होता है ईमेल राइटिंग, ठीक है? तो देखो, ईमेल राइटिंग बहुत सिंपल है। अगर आप जाएँगे अपने फ़ोन के ईमेल बॉक्स पर एंड आप ईमेल बॉक्स को ओपन करेंगे, तो आपको दिखेगा वहाँ पे फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है? वहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्मेट कैसा होता है ईमेल राइटिंग का। तो देखो, जिस तरह से वहाँ पे फॉर्मेट है ईमेल राइटिंग का, सेम उसी वे में आपको ईमेल राइटिंग लिखनी होती है। क्या-क्या करनी होती है? लिखनी होती है। तो अभी देखिए, ईमेल राइटिंग का सबसे पहला फॉर्मेट होता है टू, किसको आप भेज रहे हो। वो टू से पहले भी आपका आ जाता है फ्रॉम, इसमें भी बिकॉज़ ईमेल राइटिंग में भी आपका मेल आईडी आता है। टू में क्या आ जाएगा, आप किसको ईमेल भेज रहे हो, जिसको आप ईमेल भेज रहे हो उसका ईमेल आ जाएगा। देन उसके बाद में आ जाता है आपका सब्जेक्ट, क्या आ जाता है आपका? सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? देन सब्जेक्ट के बाद अगेन जिस तरह आपका लेटर का फॉर्मेट था, सेम उसी तरह ईमेल का फॉर्मेट होता है, बट इसमें सिर्फ चेंजेस क्या होती है कि लेटर में आपको एड्रेस लिखना होता है और ईमेल में आपको सिर्फ मेल आईडी लिखनी होती है। तो अभी देखिए, जो ईमेल है उसमें आपने पहले फ्रॉम आप यानी आपका मेल ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको टू से शुरू करना होता है। टू यानी जिसको आप मेल भेज रहे हो, फिर आप किस पर्पज से मेल भेज रहे हो वो उनको बताना पड़ता है, और सब्जेक्ट ऐसा 3-4 लाइन का नहीं लिखना। सब्जेक्ट बहुत सिंपली एक सेंटेंस का लिखिएगा। देन उसके बाद में आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यानी आपके रिस्पेक्टेड सर या मैम जो भी होंगे उनको आप वो हो जाता है आपका सैल्यूटेशन। देन जनरली बॉडी 1 में मतलब क्या फर्स्ट पैराग्राफ आपको 3 पैराग्राफ में इसको इन ईमेल को लिखना होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे या फिर इंट्रोडक्शन देंगे एज़ वेल एज़ आपका क्या इवेंट है वो बताएँगे। देन सेकंड पैराग्राफ में आपको डेट बताना होगा, टाइम बताना होगा, वेन्यू बताना होगा, पर्पस बताना होगा। क्यों आपका इवेंट क्या क्यों आप इवेंट करवा रहे हैं? देन कहाँ पे करवा रहे हैं और किस लिए करवा रहे हैं? क्लियर हुआ? हाँ कि ना? देन द लास्ट थर्ड पैराग्राफ में आपको इन्विटेशन रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है, मतलब इन्विटेशन रिक्वेस्ट उनको देनी होती है। एंड द लास्ट में आपको क्लोजिंग करना होता है थैंक यू, एंड या फिर एक छोटा सा जैसे आप मेल में सॉरी जैसे आप लेटर में एक छोटा सा आप क्या लिख देते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, उसी तरह आप मेल में भी लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप अगर वो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं उसके बाद में आपको आपका क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना। देन इन क्या बोलते हैं फॉर्मेट, आपको सिग्नेचर, नाम, आपकी कोई पोस्ट होगी अगर अगर आप उस इवेंट में होंगे तो वो, या फिर कॉलेज नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना होगा। क्लियर हो गया? ये होता है मेल राइटिंग। अब देखिए बेटा, सबसे बेस्ट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग को आप ना ही छेड़ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज़ रिपोर्ट राइटिंग दिखती तो बहुत ईज़ी है, बट होती बहुत टफ है। यानी यहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा ईज़िली कटते हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप रिपोर्ट राइटिंग को ना छेड़ें, उसकी जगह पे आप ईमेल राइटिंग कर लें एंड उसके साथ ही साथ में आप इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लें। व्हाई इंटरव्यू क्वेश्चन? बिकॉज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस आप हर जगह सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ थोड़ा-मोड़ा चेंज करके। बट इफ आपने रिपोर्ट राइटिंग चूज़ किया, आपको रिपोर्ट राइटिंग में सारी चीज़ें लिखनी ही होती हैं। ये रिपोर्ट राइटिंग लिखने में आपका टाइम भी ज़्यादा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? इस इसलिए मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप ईमेल राइटिंग को ही लिखें, रिपोर्ट राइटिंग पर आप ध्यान ना दें। अभी देखिए हम आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो इंटरव्यू क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होता है, सबसे पहले आपको नेम ऑफ इंटरव्यू लिखना होता है। मतलब क्या आप किस पर्पज़ के लिए इंटरव्यू लेते हैं, मतलब उसका एक छोटा-सा नेम आपको टाइटल डिज़ाइन करना होता है। देन साथ में आपका एरिया ऑफ सक्सेस, मतलब किस एरिया, मतलब कोई आप टीचर का इंटरव्यू ले रहे हो
या फिर किसी कंटेंट क्रिएटर का इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर किसी आर्मी सोल्जर का इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर किसी आईआईटीएन का इंटरव्यू ले रहे हो, आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, वो कौन से एरिया से बिलोंग कर, करता है। क्लियर हो गया, हाँ कि ना? अभी देखिए, उसके बाद में आपको देना होता है आप कहाँ पे कौन से तारीख को, किस जगह पे और क्या टाइम पे आप लेने वाले हो, और आपका इंटरव्यू कितने टाइम पीरियड में चलने वाला है। ये आपको इंटरव्यू को फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट में बताना होता है। देन आफ्टरवर्ड्स आपको कुछ क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। उसके साथ ही में हम जब एग्ज़ाम्पल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं हमारा कि हमारे क्वेश्चन्स कैसे आएँगे। क्लियर हुआ? तो मैं आपको एक बेसिक 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जनरली 5 मार्क के या 4 मार्क के लिए आता है। अगर आप इसमें 10 क्वेश्चंस पूछ लेते हो, आपके 4 से 5 मार्क कोई नहीं काटेगा। क्या बोला मैंने? 4 से 5 मार्क कोई नहीं काटेगा। तो देखिए, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको अर्ली मोटिवेशन, मतलब कुछ ऐसा मोटिवेशनल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा या फिर उनके मोटिवेशन का पार्ट। मतलब सबसे पहला मतलब नॉट सबसे पहले आपको ग्रीट वगैरह करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन वगैरह लेना पड़ेगा। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके क्वेश्चंस में होने चाहिए इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो आपको अर्ली मोटिवेशन डालना पड़ेगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब वो प्रोफेशनली कैसे डेवलप हुए, क्यों मतलब क्या क्या रीजन था उनके डेवलपमेंट के पीछे का, वो सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन। देन इंस्पिरेशन, उनके आइडल्स कौन थे, उनके इंस्पिरेशंस क्या थे, वो सारे उनके बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। देन उसके बाद में आता है आपका फर्स्ट रिकॉर्डिंग, यानी सपोज अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो आप उनको पूछोगे सबसे फर्स्ट टाइम आपने क्या रिकॉर्ड किया था, कैसे रिकॉर्ड किया था। अगर वो टीचर हैं तो आप उनको उनको पूछना पड़ेगा कि सबसे फर्स्ट टाइम आपने कहाँ पे पढ़ाया था, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे पढ़ाने के टाइम पे। अगर वो सोल्जर है तो उनको आपको पूछना पड़ेगा कि जब आप एस्पिरेंट थे तो आपको क्या-क्या चीज़ें टफ गई थी, क्या-क्या चीज़ें आपने कहाँ से शुरुआत की, आपके दिमाग में कैसे आया कि आप एक आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या फिर एयरफोर्स ऑफिसर बनी है। ये क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा। देन या फिर आपको उनकी स्ट्रेंथ पूछना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, इनके बारे में भी पूछना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब वो सबसे अपने पीक टाइम कौन-सा था उनका, बेस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट उन्होंने कब परफॉर्म किया, ये चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेगी। देन उसके बाद में आ जाता है आपका अचीवमेंट्स, उनके क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, वो क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा, क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, कहाँ-कहाँ वो अचीवमेंट्स मिले। देन उनका आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर में उनके मिशंस क्या हैं, विजन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसे अगर आप क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछना है। अब इन क्वेश्चंस को आप फ्रेम कर सकते हो अपने हिसाब से, आई थिंक, है ना? सभी में क्वेश्चन सेम रहेगा, बस थोड़ी-मोड़ी चीज़ें जो है ऊपर-नीचे होंगी। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना समझा? थर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बोलते हैं हमारा? स्पीच। थर्ड क्वेश्चन है क्या स्पीच? देखो बेटा, स्पीच से बच्चे तो भागते हैं, नो डाउट। बट मैं बोलूँगा कि स्पीच ही आपका ऐसा है टॉपिक जो आपको बचा सकता है। क्या कर सकता है? बचा सकता है। व्हाई? बिकॉज़ भाई स्पीच में कुछ चीज़ें अगेन सेम होती हैं एंड स्पीच आता ही आता है। आपके हर साल का पेपर आप उठा के देखिए, हर साल। ना कि सिर्फ़ पिछले 3-4 साल का। आप 2010 से लेके अब तक का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको स्पीच आएगा ही आएगा। तो इसलिए स्पीच एक इम्पोर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ़ पेपर के लिए, बट इवन इन लाइफ़ ऑल्सो आपके लिए स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? तो अभी देखिए, स्पीच में सबसे पहले आता है आपका सैल्यूटेशन। सर सैल्यूटेशन इसमें क्या आएगा? भाई गुड मॉर्निंग, आप विश करोगे सबको, ऑडियंस को, जो गेस्ट होंगे उनको, देन जो हमारे टीचर्स वगैरह होंगी या फिर मतलब बेसिकली ऑडियंस एंड जो गेस्ट हैं उनको हम क्या करते हैं? सैल्यूटेशन करते हैं। हाँ कि ना? ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारा स्पीच। सर स्पीच क्या होता है? सब हम अगर स्पीच छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बेटा स्पीच अगर आप छोड़ दोगे ना तो एक आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आप पिछले कितने 10 साल का 15 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको स्पीच पूछा ही पूछा गया है। चाहे कितना भी आप बोलिए, कितना स्पीच आपको पूछा गया, इन फ्यूचर भी स्पीच आपको काम में आने वाला है एंड इन पास्ट में भी आपको स्पीच आएगी। तो इसलिए स्पीच जो ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है। तो स्पीच अगर आप एक बार पक्की कर लिए, तो सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखो स्पीच का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन देना होता है। सैल्यूटेशन किसको? गेस्ट को, जो आए हुए हमारे गेस्ट्स हैं एंड साथ ही में जो हमारी ऑडियंस है उनको। देन उसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। अपना भी इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, साथ ही साथ में आपके टॉपिक का भी इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि आपका क्या टॉपिक होने वाला है एंड ऑल।
देन उसके बाद में आपको रोल्स ऑफ सपोज आप अगर किसी सोल्जर वगैरह के बारे में बात हुई तो आपको उनके रोल्स वगैरह की बताना पड़ेगा, या फिर अगर किसी फार्मर के, यानी बेसिकली जो आपका स्पीच है, अगर टॉपिक दिया जाएगा किसके अराउंड में आपको बताना है, आपको उन्हीं के अराउंड में बातें बतानी होती है। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? देन उसके बाद में आपको लास्ट में आता है कि एक कंक्लूजन लाइन आती है, या फिर उस पर्टिकुलर आपकी जो स्पीच है उसका एक कंक्लूजन लाइन होनी चाहिए, और जो कि मॉरल ऑफ द स्टोरी भी होती है एंड आपकी मोटिवेशनल लाइन भी होती है। देन उसके लास्ट में आपका आ जाता है क्या? थैंक यू लाइन, यानी थैंक यू लाइन आती है, उसमें आप सब ऑडियंस को भी थैंक्स करते हो, गेस्ट को भी थैंक्स करते हो, ना वहां से आपकी स्पीच क्या करते हो, आप एंड करते हो। अब देखिए, मैं आपको क्यों बोल रहा था स्पीच करने के लिए, क्योंकि जो कंपेयरिंग है ये भी एक टफ फॉर्मेट हो जाता है, एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया तो भाई भूल ही जाओ। कब कौन सा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आपको पूछ देगा आपको नहीं पता, और आप इंग्लिश में लिटरेचर नहीं कर रहे हो बेटा, ना तो आपने इंग्लिश में लिटरेचर किया है कि आप एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज लिख पाओगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने स्पीच को एकदम तगड़ा पक्का कर लेना है, क्योंकि स्पीच आता ही आता है। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? अब आते हैं हम हमारे फॉर्मेट डी में, जो कि है मूवी रिव्यू। देखो, रिव्यू राइटिंग में क्या होता है, कभी वो मूवी पूछ लिया जाता है या फिर कभी बुक पूछ लिया जाता है। तो मूवी राइटिंग में सिर्फ आप सॉरी रिव्यू राइटिंग में आपको या तो कोई बुक का नेम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा उसका रिव्यू लिखिए, या तो फिर आपको क्या बोलते हैं, कोई मूवी दे दी जाएगी उसका आपको रिव्यू लिखना है। तो सर हम रिव्यू कैसे, तो देखो मैं आपको आपको ने जितनी भी न्यू रिलीज मूवीज हैं, एक बार उनका रिव्यू सर्च करिए। मैं आपको रिव्यू राइटिंग बताऊंगा अभी क्वेश्चंस में, बट आप एक बार अभी लेटेस्ट आई हुई जितनी भी मूवीज है उनके रिव्यूज आप सर्च करिएगा गूगल में, आपको मिल जाएंगे कि रिव्यू राइटिंग कैसे लिखना है। बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप रिव्यू राइटिंग जो लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव वे में लिखिएगा, ना कि निगेटिव। उस मूवी में से जितनी भी पॉजिटिव चीजें होंगी वो अपने राइटिंग में डालिएगा। क्लियर हो गया? तो मूवी रिव्यू राइटिंग का सबसे पहला आपका जो फॉर्मेट में कैसे रहता है, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है, थीम या फिर स्टोरी लिखनी होती है, डायरेक्टर और म्यूजिक लिखना होता है, अगर आप मूवी राइटिंग रिव्यू है तो डायरेक्टर और म्यूजिक लिखना होता है, कैरेक्टर्स, एक्टिंग, ओपिनियन, सॉरी ओपिनियन, और उसकी रेटिंग बताना होगा। क्लियर हो गया? अगर सर बुक राइटिंग है तो बुक राइटिंग में भी सेम आपको बताना पड़ेगा कितने पेजेस की बुक है, क्या किस बेसिस पे वो बुक्स है, एंड ऑल थिंग्स। हाँ कि ना? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ओके। अब सर देखो, एक सेफर साइड के लिए आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, बट उसको थोड़ा थोड़ा जान लो, पूरा ऐसे उस पर घुसो मत, एंड बट अपील राइटिंग आप छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया? हाँ कि ना?